ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि माइक्रोवेव ट्यूब्स हम लोग क्यों गए उस पर, कन्वेंशनल ट्यूब में ऐसा क्या था जो कि माइक्रो ट्यूब्स में जाना पड़ा। तो कन्वेंशनल ट्यूब का क्या क्या लिमिटेशन था? इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोड के बीच में कैपेसिटेंस जो रहता था हाई फ्रिक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट हो जाता था, तो उससे इनपुट और आउटपुट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट होता था, जिससे एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाता था। फिर दूसरा तुम्हारा क्या था? इंडक्टेंस, लीड इंडक्टेंस जो जिसको की कहते हो। लीड इंडक्टेंस क्या होता था? हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टेंस बहुत हाई हो जाता था, तो इनपुट जो है हमारा वो रिफ्लेक्ट बैक करता था, जिससे कि जितना इनपुट हम लोग को भेजना है उतना इनपुट आगे नहीं जा पाता था, रिफ्लेक्ट हो जाता था। ठीक है। तीसरा था ट्रांजिट टाइम। तो ट्रांजिट टाइम हाई फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम में जो मेरा इनपुट वोल्टेज है वो 1 to 100 साइकिल्स तक चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और चौथा था रेडिएशन लॉस और आरएफ लॉस। तो अगर इस सब्जेक्ट को बिल्कुल स्टोरी टाइप से नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। हम तो बताए, हमको तो याद हो गया लास्ट क्लास में हम क्या बताए थे। ऐसा तो नहीं है कि हमको पूरा याद था, तुम लोग को पढ़ाए लास्ट क्लास में, हमको याद हो गया, तुम लोग को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समझते नहीं हो, उसको स्टोरी टाइप से नहीं देखते हो कि क्या क्या चीज है। तो ट्यूब्स देख लिए थे हम लोग, और माइक्रोवेव ट्यूब के क्लासिफिकेशन में देखे थे कि जो क्लासिफाई करते हैं तो दो टाइप में करते हैं, लीनियर बीम ट्यूब जिसको ओ टाइप बोलते हैं, और क्या होता था दूसरा? फील्ड टाइप या एम टाइप। हाँ, क्रॉस फील्ड और एम टाइप। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर बीम ट्यूब्स देखते हैं। लीनियर बीम ट्यूब्स में हम लोगों को पढ़ना था टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन, टीडब्ल्यूटी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन आज के क्लास में। टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन जो है उसको हम लोग एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, ऑसिलेटर की तरह यूज नहीं करते। तो एम्पलीफायर में क्या होता है? इनपुट देते हैं, आउटपुट एम्पलीफाइड मिलता है। ठीक है। तो ये किस लिए यूज आता है? हाई माइक्रोवेव सिग्नल जो रहता है उसके एम्पलीफिकेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन है उसमें हम इनपुट देंगे आरएफ सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, आरएफ सिग्नल इनपुट देंगे, मतलब मेरे पास ऑलरेडी माइक्रोवेव जो सिग्नल है वो है, उसको जनरेट नहीं करना है हमको। माइक्रोवेव सिग्नल है, बस हमको उसका एम्पलीफाइड वर्जन चाहिए, तो एम्पलीफिकेशन हमको यहाँ से मिलेगा। इनपुट में हम देंगे आरएफ सिग्नल, जो माइक्रोवेव सिग्नल मेरे पास ऑलरेडी है, और यहाँ पे एम्पलीफाइड सिग्नल हमको मिलेगा इसके आउटपुट में। ठीक है। तो जो टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन है वो हमेशा याद रखना है कि वो ऑसिलेटर नहीं है, वो एक क्या है? एम्पलीफायर है। तो अभी पहले हम लोग एक रफ इसका डायग्राम देखेंगे समझने के लिए। इसका जो प्रॉपर डायग्राम होता है वो हम दिखा देते हैं पहले। ये होता है जो प्रॉपर इसका डायग्राम है वो ये है। ये जो येलो वाला ट्यूब देख रहे हो इसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब, जो कि ग्लास से बना रहता है। इस ट्यूब में यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे लगाए रखते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो साइड होता है ये कैथोड से कनेक्टेड होता है, और इस ट्यूब का जो इस साइड राइट साइड वाला चीज है वो एनोड से कनेक्टेड होता है। राइट साइड में एक कलेक्टर होता है, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन गन होता है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या हुआ? हमारा इलेक्ट्रॉन गन हुआ, राइट साइड में कलेक्टर हुआ, एक ग्लास ट्यूब है। तो जब इसको हम लोग पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, कैथोड है, कैथोड किससे कनेक्ट होगा? नेगेटिव से। इधर ये एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे दिखा दिया गया है। अगर सिंपली अगर इसको करना चाहो तो इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ? एक ग्लास ट्यूब हुआ जिसमें कि लेफ्ट साइड जो कैथोड है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन गन है, राइट साइड जिसको कलेक्टर भी कह रहे हैं वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है। जब इसको कनेक्ट कर लिए तब क्या होगा? कनेक्ट कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है वो इलेक्ट्रॉन बीम एमिट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इधर आएगा, कैथोड से एनोड तक आएगा। ठीक है। ट्रांजिट टाइम हम लोग कल क्या पढ़े थे? ट्रांजिट टाइम होता है टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा
वो कैथोड से जा रहा है एनोड तक, और जितने टाइम में जाएगा उसको कहेंगे ट्रांजिट टाइम। तो ये तो हो गया सिंपल। अभी ये कैविटी वगैरह कुछ नहीं है, अभी हम लोग के पास सिर्फ एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है, ये सब कुछ हम कर लिए, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, इसको एम्पलीफायर की तरह हमको करना है। ये जो ग्लास ट्यूब है इसको क्लाइस्ट्रॉन भी बोलते हैं। हम चाहते हैं क्लाइस्ट्रॉन यूज करके एम्पलीफायर बनाना। तो एम्पलीफायर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको एक इनपुट सिग्नल चाहिए जिसको कि हमको एम्पलीफाई करना है। इनपुट कैसे देंगे और एक आउटपुट सिग्नल कहाँ से लेंगे, ये दो चीज के लिए हम लोग क्या किए, दो कैविटी लगाए। पहले वाले को कहते हैं बंचर कैविटी, दूसरे वाले को कहते हैं कैचर कैविटी। ठीक है, बंचर कैविटी में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से इनपुट देते हैं, ये लिखा ना माइक्रोवेव इनपुट, कहीं पे देखोगे आरएफ इनपुट भी रहेगा। तो ये जो बंचर कैविटी है यहाँ से हम माइक्रोवेव इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो कैचर कैविटी है यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो जो भी इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं उसका एम्पलीफाइड वर्जन हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या क्या था कंस्ट्रक्शन में, एक ग्लास ट्यूब था जिसको वैक्यूम ट्यूब भी कह सकते हो, उसके लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन गन है कैथोड से कनेक्टेड, राइट में कलेक्टर है एनोड से कनेक्टेड। ठीक है, दो कैविटी हम लोग लगाए, बंचर कैविटी, कैचर कैविटी। बंचर कैविटी में क्या कर रहे हैं, माइक्रोवेव इनपुट डाल रहे हैं या आरएफ इनपुट डाल रहे हैं। कैचर कैविटी से क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाइड आरएफ इनपुट आउटपुट जो है वो हम लोग ले रहे हैं, एम्पलीफाइड। ठीक है, अब ये एम्पलीफिकेशन हो कैसे रहा है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि ये जो कैविटी, दो कैविटी लगाए उसके बीच का जो ये स्पेस है इसको कहते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। ठीक है, ये जो बीच का स्पेस है इसको कहेंगे ड्रिफ्ट स्पेस। ठीक है, क्लियर है। ये वाला जो गैप है इसको कहेंगे गैप ए, यहां से जो है गैप वो है बी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्लियर है एकदम। ग्लास ट्यूब है, दो कैविटी है, जो ग्लास ट्यूब है उसका इलेक्ट्रॉन गन है वो नेगेटिव इससे कनेक्टेड है पावर सप्लाई से। जो यहाँ इसको एकदम याद कर लो, समझ लो स्टोरी की तरह, इसीलिए हम बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं इसीलिए, ताकि तुम लोग के दिमाग में एकदम ये फिट कर जाए ये चीज। जो राइट साइड है वो कलेक्टर है, एनोड है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से। ग्लास ट्यूब हो गया, लेकिन हमको एम्पलीफिकेशन चाहिए, तो एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग दो कैविटी लगाए, बंचर कैविटी, कैचर कैविटी। बंचर कैविटी में हम लोग अपना माइक्रोवेव इनपुट करते हैं, कैचर कैविटी से माइक्रोवेव आउट लेते हैं। सेम चीज डायग्राम इस तरीके से भी होता है, कहीं पे ऐसा डायग्राम देखोगे, कहीं पे लास्ट वाला डायग्राम देखना है। तो जिसको जो डायग्राम आसान लगे बनाने में वो यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों याद रखना है या वही याद रखना है, जिसको जो अच्छा लगे वो बना सकता है। इसमें भी सेम चीज है, ये जो लाइन 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 जैसा देख रहे हो, ये जो ट्यूब है ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब में इस साइड इलेक्ट्रॉन गन लगा हुआ है और ये कनेक्टेड क्या किससे होगा, नेगेटिव से, कैथोड है। सेम यहाँ राइट साइड में कलेक्टर है, कलेक्टर एनोड से कनेक्टेड होगा, इसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से। अब इसमें क्या करना होगा, हम लोगों को कैविटी डालना होगा। तो ये हमारा कैविटी है, जो डंबल शेप्ड है ये कैविटी है। कैविटी में इसमें क्या हो रहा है, आरएफ इन मतलब इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, आरएफ आउट मतलब यहाँ से हम लोग एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से यहाँ ये जो दो कैविटी के बीच में जो स्पेस रहता है उसको ड्रिफ्ट स्पेस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता है इलेक्ट्रॉन गन से लेकर के बंचर कैविटी तक का, उसको गैप ए कहे, और कलेक्टर टू कैचर कैविटी वाले गैप को गैप बी कहे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब होता क्या है, जब हम लोग यहाँ से इनपुट डालते हैं इसमें, मान लो पहले हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, कोई कैविटी नहीं है, नॉर्मल हम लोग सप्लाई किए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इनपुट डालते हैं यहाँ से, जो मेरा माइक्रोवेव सिग्नल है, तो क्या होता है कि ये आरएफ इनपुट जब इधर आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, इस इलेक्ट्रॉन्स के स्पीड को चेंज कर देता है। ठीक है, आरएफ इनपुट यहाँ से एक और सिग्नल, ऑलरेडी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जा ही रहा होता है और जब आरएफ इनपुट यहाँ से दूसरा एक सिग्नल आ जाता है, माइक्रोवेव सिग्नल, तो वो सिग्नल क्या करता है कि ये सब जो इलेक्ट्रॉन है जो जा रहा था उसके स्पीड को चेंज कर देता है, वेलोसिटी को चेंज कर देता है। ठीक है, अब बढ़ाता है या कम करता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना समझना है
कि इसके स्पीड को चेंज कर देता है। ठीक है, मान लो बढ़ा ही देता है। तो यहाँ से इनपुट आया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्पीड को बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ से माइक्रोवेव इनपुट आ रहा है, स्पीड को बढ़ाया। ये जो स्पीड चेंज होता है उसी को कहते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए ध्यान से समझना है। इनपुट यहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन बीम जो था, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे था, उसके वेलोसिटी को चेंज कर दिया। तो अभी क्या होगा, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। अगर पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 था, तो जब इनपुट हम लोग दिए एम्पलीफिकेशन के लिए, तब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v2 हो जाएगा, जहाँ की v2 बड़ा होगा v1 से। पहले जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था उससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये जो इंक्रीज्ड वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट स्पेस से होकर के गुजरेगा। तो जो इंक्रीज्ड वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, ड्रिफ्ट स्पेस में जाकर के इलेक्ट्रॉन बंच फॉर्म करता है, मतलब पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पैकेट कैसे फॉर्म होता है ये भी बताएंगे। पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म किया, तो ये पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पहुंचा, ड्रिफ्ट स्पेस ट्रेवल करके पहुंचा कैचर तक, कैचर कैविटी। कैचर कैविटी पे क्या होता है, हमको आरएफ आउटपुट कैसे मिलता है, मेरे पास यहाँ पे बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी बहुत हाई है। तो जिसका हाई वेलोसिटी रहता है इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी हाई है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो तुम लोग। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बंच आ रहा है, हाई वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, तो वेलोसिटी हाई है, इसका मतलब ये जो बंचेस आएगा वो सबका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे कैचर पे, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, फिजिक्स में कहीं पे पढ़े होंगे कि EV इक्वल्स टू हाफ mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी, जहाँ v होता है वेलोसिटी, और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ की ये v क्या होता है, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो यहाँ से जो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसका जितना भी काइनेटिक एनर्जी था उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर लिया गया, पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब EV में, वोल्टेज। हमको तो यहाँ पे यही चाहिए ना। तो ये जो वोल्टेज वाला एनर्जी था उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं आरएफ आउट, कैचर कैविटी से। ठीक है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो हम लोग कलेक्टर में वापस से कलेक्ट कर लेते हैं, ये फिर से सर्किट में चला जाता है। ठीक है, तो मेन जो है ये यहाँ पे स्पीड क्या होता है, बंच कैसे फॉर्म करता है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये स्टोरी एक बार फिर से, जब कोई कैविटी नहीं था, जब आरएफ इनपुट 0 था, जब हम कोई आरएफ इनपुट नहीं दे रहे थे, तुम्हारे पास ये एक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर है, तुम कोई भी आरएफ इनपुट नहीं दे रहे हो, तब क्या हो रहा था, मेरा जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो अपने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ कैथोड से एनोड तक जा रहा था, चुपचाप एकदम जा रहा था। लेकिन जैसे ही इधर से हम इनपुट दिए, तो ये आरएफ इनपुट क्या करेगा, इधर आ करके और ग्लास ट्यूब में ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी चेंज कर देगा। वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या होगा, बंचेस फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन का बंचेस फॉर्म होगा। वेलोसिटी इसका चेंज करके बहुत हाई वेलोसिटी कर देता है इलेक्ट्रॉन का। तो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जब कैचर पे आता है, तो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी, कैचर कैविटी क्या करता है, इस हाई काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये जो तुम्हारा हाई काइनेटिक एनर्जी था ये अब कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। तो अभी तुमको पोटेंशियल एनर्जी मिल गया वोल्टेज के टर्म में। तो तुमको तो यहाँ पे सिग्नल वोल्टेज में ही चाहिए था ना, आरएफ इनपुट दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, कुछ वोल्टेज ही दे रहे हो। तो यहाँ पे भी आरएफ आउटपुट तुमको वोल्टेज के टर्म में मिल गया। ठीक है, बाकी जो स्लो इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम बचा, वो कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्ट करके वापस से सर्किट में दे देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है किसी या कोई डाउट है किसी को? तो अभी क्या होता है, हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब हो गया, एकदम शुरू से ध्यान से देखना है। वैक्यूम ट्यूब में यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है और ये होता है कैथोड। ये कनेक्टेड किससे होता है, नेगेटिव टर्मिनल से। इधर क्या लगा होता है, कलेक्टर। कलेक्टर किससे कनेक्टेड होता है, एनोड से। ठीक है, तो अभी जब ये इसको हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जा रहा है, कैथोड से एनोड तक पहुंच रहा है, ये एनोड है। ठीक है,
तो मान लेते हैं शुरू में जो मेरा इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी है v नॉट, स्मॉल v नॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको चाहिए एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए हम क्या किए, यहाँ पे कैविटी लगाए। ये कैविटी क्या करेगा, इस कैविटी से हम लोग इनपुट देंगे और ये वाला कैविटी से आउटपुट लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लेंगे आउटपुट, यहाँ से इसमें दे रहे हैं इनपुट। इनपुट जब देते हैं तो क्या होता है, इनपुट कैसा रहेगा, इस तरीके का, एक बार पॉजिटिव साइकिल एक बार नेगेटिव साइकिल। मान लो कि इनपुट हम दे रहे हैं v1 sin ओमेगा t। ठीक है, माइक्रोवेव सिग्नल कैसे है, तो इसका फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव होगा, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव सिग्नल हो जाएगा, जहाँ की मेरा इनपुट जो है वो v1 है, आउटपुट में हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो v1 से ज़्यादा मिलेगा। तो मान लो कि ये वाला RF इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये इसी तरह लगेगा, ये इसका पीक वोल्टेज v1 हो जाएगा, ये टाइम एक्सिस होगा। तो ये क्या है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, जीरो से चलता है, ये पॉजिटिव है, उसके बाद जीरो हो जाता है। ठीक है, फिर ये नेगेटिव में चला जाता है। तो क्या होता है कि मान लो कि इनपुट हम प्रोवाइड किए, तो ये तो साइकिल चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव होगा फिर जीरो होगा फिर नेगेटिव होगा। तो जब जीरो रहता है, जब हम इनपुट दे रहे हैं और जिस टाइम ये इनपुट जीरो होता है उस टाइम तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल करेगा वो सेम अपने ही वेलोसिटी से करेगा, क्योंकि इसको तंग करने वाला कोई नहीं है, इधर से कोई इनपुट नहीं आ रहा है, इनपुट जीरो है। तो एट जीरो मेरा जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v नॉट ही होगा जो था, क्योंकि इधर से इनपुट जीरो है। तो अगर ये टाइम जीरो है, ये वाला टाइम t1 और ये नेगेटिव वाला टाइम t2। अब क्या होगा कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, जीरो वाले में कोई इनपुट नहीं, जब कोई इनपुट नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन का पहले वेलोसिटी था वही वेलोसिटी रहेगा। जब इनपुट का पॉजिटिव वाला हाफ आया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाफ आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, हाई पावर। तो वो हाई पावर क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, हाई पावर इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और इसका वेलोसिटी बढ़ा देगा। ठीक है, तो टाइम t1 पे, एट टाइम t1 जब मेरा इनपुट वाला वेवफॉर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब हाई पावर हाई एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव वाला चीज जब पॉजिटिव साइकिल इसमें इनपुट में आएगा वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है उसको बढ़ा देगा। मतलब उस टाइम इलेक्ट्रॉन का स्पीड पॉजिटिव साइकिल में इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा पहले से ज्यादा होगा। लेकिन जब इनपुट का ये नेगेटिव साइकिल होगा, नेगेटिव साइकिल मतलब एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड था उसको घटा देगा। तो जब नेगेटिव साइकिल है तो जो भी स्पीड है उसको घटा दिया, मतलब जितना पहले स्पीड से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा था, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, उसका स्पीड घट जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन इनपुट का जो टाइमिंग है वो क्या है, उस टाइमिंग पे डिपेंड होकर के मेरे जो इलेक्ट्रॉन बीम का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, चेंज करना किसी चीज के अकॉर्डिंग। जैसे बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स में भी पढ़े थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था, एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते थे, मतलब वेरी करते थे, कैरियर के एम्पलीट्यूड को वेरी करते थे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम ज्यादा हो रहा है, मतलब वेलोसिटी मॉड्यूलेट हो रहा है यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, तो जो मेरा इनपुट सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग, कौन से साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या है, यही है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द साइकिल, इनपुट साइकिल ऑफ RF इनपुट सिग्नल। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन सबको समझ में आ गया, टर्म बड़ा है लेकिन मतलब बहुत छोटा सा है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है उसका वेलोसिटी चेंज होता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी सेम रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो RF इनपुट हम दे रहे हैं, जिस सिग्नल को हमको एम्पलीफाई करना है, वो कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी जीरो है। तो उस पर डिपेंड करके मेरा वेलोसिटी मॉड्यूलेट होता है। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो गया। अब क्या होता है, यहाँ बंचेस क्यों बनता है, क्योंकि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन में तो हम देखें, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई वेलोसिटी वाला होगा, कुछ जो है लो वेलोसिटी वाला होगा। तो आगे जाकर के जो ड्रिफ्ट स्पेस होता है,
ड्रिफ्ट स्पेस में क्या होता है कि जो हाई इलेक्ट्रॉन रहता है वो कैचअप कर लेता है स्लो इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। जो तेजी से जा रहा होता है, वो जो धीरे चल रहा है, वो सब एक साथ हो जाता है कि चलो एक साथ चलते हैं। तो एक साथ जब इलेक्ट्रॉन जमा होता है उसको कहते हैं बंच। तो जो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन है, लो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन है, सब एक साथ जमा हो जाता है। तो वो क्या करता है, बंच बना देता है, इलेक्ट्रॉन बंच, पैकेट, ठीक है। तो ये जो पैकेट है जिसमें कि हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन भी है, लो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन भी है, सब मिल करके कहाँ पहुंचता है, कैचर पे। अब कैचर पे क्या होगा, ये जो हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी था, इसका जो ऑसिलेशन था, वो किसमें कन्वर्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में, और वो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ से ले लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन या ये सब में, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कुछ नहीं है, जो भी मेरा इनपुट सिग्नल होता है उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके साइकिल होता है, बस उस पर डिपेंड करता है कि मेरा वेलोसिटी कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं तो जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव है, इसमें भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे आकर के क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड पूरा जीरो हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड जीरो मतलब कोई सिग्नल नहीं है। इसीलिए ये जो वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन बीम का वेलोसिटी है, वो चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन इनपुट साइकिल ऑफ आरएफ इनपुट सिग्नल। क्लियर है? तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को ही हम लोग दिखाते हैं एप्पल गेट डायग्राम से। ये जो एप्पल गेट डायग्राम है उसको हम लोग दिखाते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की मदद से। एप्पल गेट डायग्राम क्या दिखाता है, ये जो सिग्नल है, ये जो साइनसोइडल सिग्नल है, ये क्या दिखा रहा है, ये जो आरएफ इनपुट हम लोग दे रहे हैं, माइक्रोवेव इनपुट जो दे रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट कहाँ देते हैं, बंचर कैविटी पे, इसीलिए लिखा हुआ है आरएफ इनपुट एट बंचर कैविटी, ठीक है। तो ये एक लाइन है, ये मेरा सिग्नल है आरएफ सिग्नल, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये जीरो है, और ये वाले साइकिल में ये नेगेटिव है। ये तो इनपुट दे दिए, अब क्या करेंगे, प्लॉट करना है हम लोगों को। तो ये वाला जो लाइन है ये बंचर कैविटी दिखा रहा है, ये जो लाइन है ये कैचर कैविटी दिखा रहा है, और ये जो बीच का जो है ये ड्रिफ्ट स्पेस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बंचर कैविटी, यहाँ हो गया कैचर कैविटी, और ये बीच का ड्रिफ्ट स्पेस। बाकी कुछ हम लोग नहीं दिखा रहे, बस बंचर से कैचर की तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहाँ होता है, वहीं पे। तो अभी क्या होगा, जीरो से शुरू करते हैं। जब मेरा आरएफ इनपुट जीरो है, ठीक है, तब क्या होगा, ये जो बंचर कैविटी है जब ये जीरो है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा बंचर से कैचर तक, वो कौन से वेलोसिटी से करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का पहले से वेलोसिटी था, मान लेते हैं v0 था पहले से वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जीरो इनपुट पे इलेक्ट्रॉन का कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ये बंचर से कैचर तक पहुंच गया। फिर जीरो के बाद क्या होगा, नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा। मान लो इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है, जो मेरा साइकिल है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम के वेलोसिटी को कम कर देगा। तो अब क्या होगा, ये जिस वेलोसिटी के साथ कैचर पे पहुंचेगा वो वेलोसिटी कम होगा। जब जीरो था तो v इक्वल्स टू वी नॉट था, जब नेगेटिव में चला गया तो v लेस देन वी नॉट हो गया। सेम चीज जो अभी बताए। और जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट लेते हैं, पॉजिटिव में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैचर तक पहुंचेगा कौन सा वेलोसिटी के साथ, ज्यादा वेलोसिटी। अभी जो v होगा वो ग्रेटर देन वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे वो कहते हैं एप्पल गेट डायग्राम। ये बहुत ही आसान सा है समझने में। यहाँ पे क्या होता है, जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। जब नेगेटिव साइकिल होता है तो इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता है, ठीक है। ये लाइन के लेंथ से भी समझ सकते हो। लाइन का लेंथ क्या है, सबसे छोटा कौन सा लेंथ है, ये वाला, ऊपर वाला लाइन का लेंथ सबसे कम है, इसका मतलब टाइम कम लग रहा है, सबसे तेजी में ये पहुंच रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो फास्ट कौन सा होता है, पॉजिटिव साइकिल में। वेलोसिटी स्लो कब हो जाता है, जब नेगेटिव साइकिल होता है। और जब साइकिल का ये जीरो वाला पॉइंट होता है, जब नो इनपुट रहता है, तब इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी अपना जो इसका प्रीवियस जो इनिशियल वेलोसिटी था उसी वेलोसिटी के साथ कैचर तक पहुंचता है, ठीक है।
और ऐसा नहीं है कि ये वाला जो है सिर्फ ये 3 पॉइंट के लिए ही होता है, बाकी पॉइंट के लिए नहीं बना सकते हो तुम लोग। इसमें भी हम लोग चाहें तो और लाइन भी खींच सकते हैं। जैसे इसमें सिर्फ 3 के बारे में है, मान लेते हैं कि हमको ये वाले पॉइंट का बनाना है कि जब ये वाला पॉइंट का एम्पलीट्यूड जा रहा है इनपुट, तब क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये इस पॉइंट पे जाएगा। जितना भी ये जो लाइन बना रहे हो सब एक पॉइंट पे मिलेगा। ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, कैचर कैविटी। कैचर कैविटी सारे इलेक्ट्रॉन बंचेस को कलेक्ट करता है, इसीलिए नाम है कैचर, वो कैच करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जहां से भी जो भी साइकिल का इलेक्ट्रॉन हो उसको जाना यहीं पे है। अगर मान लेते हैं हमको यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन का बनाना है, तो ये कहाँ से हो जाएगा, लाइन कैसे आएगा, ये पॉइंट आया बंचर पे, अब ये चला जाएगा ऐसे करके। तो इस तरह चाहो तो तुम किसी भी पॉइंट के लिए बहुत सारा ऐसे ऐसे करके लाइन इस पे खींच सकते हो। एप्पलगेट डायग्राम 3 लाइन इसलिए बताए, थोड़ा क्लियर था, साफ सुथरा था इसीलिए। ठीक है, एप्पलगेट डायग्राम सबको समझ में आ गया। सेम डायग्राम को, सेम चीज को लोग इस तरह भी बनाते हैं। तो अगर इस तरह देखो तो कंफ्यूज नहीं होना। ये जितना भी प्रोसेस है हम इसीलिए दोनों बता दे रहे हैं ताकि कहीं से भी पढ़ो तो कंफ्यूज नहीं हो। पहले वाले केस में क्या था, हम लोग जो सिग्नल था उसको ऐसे वर्टिकली दर्शा रहे थे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस टाइप से। ये वाले डायग्राम में क्या किए कि सिग्नल को इस तरह से दिखाएं, हॉरिजॉन्टली दिखाएं, बस, और कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, ये मेरा बंचर है, यहाँ पे कैचर है। बंचर पे जो भी सिग्नल है जब 0 है तो ये जो 0th वाला पोजीशन है वो सेम वेलोसिटी के साथ जाएगा बंचिंग सेंटर पे। ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव वाला चीज क्या होता है, स्लो हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है स्लो हो जाएगा, इसीलिए स्लोअर लिखा हुआ है। जब पॉजिटिव हाफ है तो पॉजिटिव वाला जो है वो फास्टर पहुंच जाएगा। इसमें भी देख रहे होगे लाइन के लेंथ से भी पता चल जाएगा कि जो डिस्टेंस स्मॉलर है वो फास्टर है, तो ये वाला डिस्टेंस स्मॉलर है। तो ये था हम लोगों का एप्पलगेट डायग्राम। किसी को इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो स्टोरी क्या हुआ एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टोरी ये हुआ कि हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब को कनेक्ट किए कैथोड से, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगा हुआ है। इधर जो लेफ्ट पोर्शन था वैक्यूम ट्यूब का, इलेक्ट्रॉन जो ग्लास ट्यूब था उस पर कलेक्टर लगाए और उसको कनेक्ट किए एनोड से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कलेक्ट कर दिए। जब जैसे ही हम लोग पावर सप्लाई इसमें लगाए, जो मेरा इलेक्ट्रॉन बीम था वो शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने लग गया कैथोड से एनोड तक। अब लेकिन हमको ये जो ट्यूब है उसको हमको एम्पलीफायर की तरह बिहेव करवाना है। तो क्या करेंगे, 2 कैविटी लगाएंगे, एक बंचर कैविटी, एक कैचर कैविटी। बंचर कैविटी से हम लोग माइक्रोवेव इनपुट देंगे, वो सिग्नल देंगे जिसको कि हमको एम्पलीफाई कराना है। ध्यान रहे कि ये माइक्रोवेव इनपुट होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर है वो क्या है, माइक्रोवेव सिग्नल एम्पलीफायर है। ठीक है, नॉर्मल जो सिग्नल होता है लो फ्रीक्वेंसी, उसके लिए तो नॉर्मल एम्पलीफायर हम लोग बनाते हैं। ये जो क्लाइस्ट्रॉन है वो माइक्रोवेव सिग्नल एम्पलीफायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, बंचर कैविटी से इनपुट देंगे। ये जो इनपुट जा रहा है अगर वो 0 वाला पॉइंट है तब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहा है उसी वेलोसिटी से जाएगा। अगर पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अगर इनपुट में नेगेटिव साइकिल है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी घट जाएगा। इतना तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो गया। तो जब वो ड्रिफ्ट स्पेस में आगे बढ़ेगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंचिंग होता है। जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन रहता है दे कैच अप विथ स्लो इलेक्ट्रॉन, तो वो बंच बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बंच। उसको डेंसिटी मॉड्यूलेशन भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी चेंज हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि डेंसिटी मॉड्यूलेशन कहाँ होता है, तो ड्रिफ्ट स्पेस में होता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन कहाँ होता है, ये सब। तो यहाँ पे बंच बन गया। अब वो हाई स्पीड जो बंच है वो कहाँ पहुंचेगा, कैचर कैविटी पे। कैचर कैविटी में क्या होगा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बंच है, ऑसिलेट कर रहा है, बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हमको इलेक्ट्रिक वोल्टेज मिल गया, तो आरएफ आउटपुट हम लोग ले लेंगे। जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम है या इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्ट कर लेगा कलेक्टर। कलेक्टर का काम वही है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम बच गया, जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए उनको वापस से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इतना सा ही कहानी है क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर का। अब थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली इसको देख लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल में इससे क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोगों को मैथमेटिकल भी इसका थोड़ा जानना चाहिए।
तो एक ही इक्वेशन याद रखोगे वो बहुत है। मान लो कि मेरा जो RF इनपुट है वो है V1 sin ओमेगा t, ठीक है। और जो पावर सप्लाई हम जो दे रहे थे, पावर सप्लाई का वोल्टेज है V0। पावर सप्लाई दे रहे थे ना, कैथोड और एनोड को कनेक्ट कर रहे थे, तो जो पावर सप्लाई था उसका वोल्टेज है V0। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालना, कि अच्छा टाइम t1 पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, जैसे ये जो सिग्नल है ये तो इस तरीके का साइनसोइडल सिग्नल रहेगा, टाइम के साथ वेरी हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है RF इनपुट जो है मेरा टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो हम चाहते हैं, ये मान लो अगर t1 है, कि टाइम t1 पे जो है जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका वेलोसिटी कितना रहेगा। तो उसका इक्वेशन क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी टाइम t1, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टाइम t1 इज, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे तुमको निकालना है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, वो क्या होगा, v इक्वल्स टू V0 रूट अंडर 1 प्लस अल्फा बाय 2 साइन ओमेगा t1। जब रूट नहीं रहेगा तब ये बाय 2 आएगा, ठीक है। इक्वेशन है ये, ठीक है, ये क्लियर है। v एट एनी टाइम वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन का, वो इक्वल्स टू क्या हो गया, V0। V0 क्या है, V0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब कोई RF इनपुट नहीं था तब जो वेलोसिटी था ये वही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 2e V0 बाय m। ये बताएंगे आगे क्या होता है। V0 हो गया, और क्या है अल्फा, अल्फा क्या है V1 बाय V0। V1 क्या है, इनपुट जो मेरा RF इनपुट था उसका पीक वोल्टेज। V0 क्या है, जो मेरा सप्लाई वोल्टेज था, वो हो जाएगा अल्फा, ठीक है। इस अल्फा को कहते हैं डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। जैसे बेसिक कम्युनिकेशन में पढ़े थे स्मॉल m इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन होता था, उसी तरीके से यहाँ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो रहा है तो कुछ तो इंडेक्स होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, वो अल्फा होता है V1 बाय V0, ठीक है। जहाँ V0 क्या है, सॉरी V1 क्या है, जो इनपुट दे रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड, और V0 क्या है, जो पावर सप्लाई कनेक्टेड किए थे वो, ठीक है। अब एक एजम्पशन होता है, एजम्पशन ये होता है कि हम लोग जो भी इनपुट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइस्ट्रॉन में, वो इनपुट का वोल्टेज बहुत कम होना चाहिए V0 से। ये V0 मतलब पावर सप्लाई, पावर सप्लाई यहाँ पे हम लोग ऐसे कनेक्ट कर रहे थे ना नीचे में, तो ये V0 था, और इधर से RF इनपुट हम लोग दे रहे थे V1। तो ये जो V1 है जिसको कि हमको एम्पलीफाई करना है, वो बहुत कम होना चाहिए इस ग्रिड वोल्टेज से, ये जो V0 है। तो जब ये एजम्पशन करेंगे कि V1 बहुत छोटा है, जब ये V1 बहुत छोटा होगा तो अल्फा बहुत छोटा हो जाएगा। तो इफ V1 is less than V0 then अल्फा is less than 1। अब बाइनोमियल थ्योरम और ये सब पढ़े होंगे, ये क्या है, पावर 1/√2 है, अल्फा लेस देन 1 है, तो ये जो सेम इक्वेशन है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेम इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू V0 1 प्लस अल्फा बाय 2 साइन ओमेगा t1। न्यूमेरिकल्स में जनरली यही यूज होता है, क्योंकि हमेशा V1 जो है वो छोटा रहेगा V0 से, तो अप्रोक्सीमेशन करके ये वाला चीज जो फाइनल जो एक्सप्रेशन है हम लोगों का वो यही है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइम पे, अगर कोई बोलेगा 5 सेकंड, t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे कितना होगा वेलोसिटी, तो यहाँ ओमेगा यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। अल्फा क्या होगा, V1 बाय V0। ये V0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आया। अब बात हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमेशा याद रखो
जो कहते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, इसी से निकलता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, इसी से निकलेगा ये वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ई वी नॉट। मतलब कि तुम जो पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे, वो पावर सप्लाई क्या हो रहा था, ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी जा करके ये ट्यूब में क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। मतलब इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से मूव कर रहा था। किसी भी सर्किट में एनर्जी कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रिड का यहाँ पे ये जो सप्लाई है उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह की मेरा ये जो सप्लाई वोल्टेज था वो वी नॉट था, और इनिशियली हम सोचे थे कि वी नॉट मेरा स्पीड है। तो ये स्पीड अब करो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2e वी नॉट। तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2e वी नॉट बाय एम। ठीक है, तो बहुत सारे बुक में क्या होता है, ये e बाय एम जो होता है इसको ईटा भी लिखता है। e बाय एम क्या है, m है मास, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास जानते हो, और ये e क्या होता है, चार्ज। क्लियर है। तो अगर अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा तो वो कर लोगे तुम लोग। अब इसी में पूछेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या हो सकता है, कितना हद तक मैक्सिमम कितना मॉड्यूलेट कर सकते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये वाला मैक्सिमम। तो वी मैक्स कब होगा, जब ये वाला पूरा मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करता है, -1 to 1। तो जब साइन का वैल्यू 1 होगा तब मेरा जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगा। तो क्या पता चला, वी मैक्स क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू 1 है, मतलब वी नॉट 1 प्लस अल्फा बाय 2। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो इतना ही हो सकता है। वी मिनिमम क्या हो जाएगा, जब साइन का वैल्यू मिनिमम है, वो हो जाएगा वी नॉट 1 माइनस अल्फा बाय 2। बस यहाँ तक ही था हम लोगों का क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है कहीं पे तो वो हमसे पूछो। जो कैलकुलेशन हम लोग किए हैं उस कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछना है। कैलकुलेशन सिर्फ डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन भी हम नहीं कराएं, डायरेक्टली यहाँ पे है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी टाइम t1 इज गिवन एज v नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा बाय 2 साइन ओमेगा t1। जहाँ की v नॉट क्या है, जब कोई इनपुट नहीं दे रहे थे हम लोग तब जो इलेक्ट्रॉन बीम का वेलोसिटी था। इसको कैसे निकालेंगे, ये है। इतना अगर किसी को नहीं करना है तो कम से कम ये याद रखना कि ये फॉर्मूला होता है। वी नॉट क्या है, जो पावर सप्लाई वोल्टेज है। अल्फा क्या है, V1 बाय वी नॉट। V1 है जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, V नॉट है ग्रिड वोल्टेज। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये होगा। मिनिमम क्या हो सकता है, ये होगा, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे। तो जब साइन मैक्सिमम होगा तभी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, साइन मिनिमम होगा तभी वेलोसिटी मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर।